नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक अहम मीटिंग हो रही है जिसमें आने वाले लोकसभा चुनावों में कल 100 से लेके 120 सीटों की घोषणा हो सकती है। पहले चरण की जो घोषणा होगी उस पे आज आपस में बातचीत चल रही है, लेकिन सबसे पहले ये वो सीटें होंगी यहाँ पे पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हारे थे। अब उनके लिए क्या उन्हीं कैंडिडेट्स को दोबारा मौका दिया जाएगा या उनकी जगह नए कैंडिडेट्स होंगे? ये तकरीबन 100 से लेकर 120 सीटें ऐसी हैं जिन पे मंथन चल रहा है और कल इस पे घोषणा हो जाएगी। कल जिस सामने सूची आ जाएगी वो 100 से 120 सीटें कौन सी हैं और कौन कौन से कैंडिडेट पुराने रिपीट किए गए हैं, हारे हुए कैंडिडेट आए हैं या नए कैंडिडेट, नए लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, ये कल से पता चल जाएगा। लेकिन शुरुआत हो गई है, आज ये हो गई है, 2-3 दिन के बाद और इसी तरह से उनकी नई नई सूची आती जाएगी। लगता है कि 15 तारीख से पहले पहले, चुनावों की घोषणा होने से पहले पहले ये अपनी पूरी सूची जो है वो आउट कर देंगे, दिखा देंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें, हम जम्मू कश्मीर को लेके अभी तक ऐसे ही चल रहा है जैसे कभी एनडीए के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, उनका पता नहीं चल रहा वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, या एनडीए के साथ लड़ेगी या इंडिया के साथ लड़ेगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब वो पीपल कॉन्फ्रेंस के जो सजाद लोन उन्होंने कहा है, कल भी परसों भी बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि वो किसी ऐसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे जिससे दुश्मन पार्टी जो है उनको फायदा मिले और हमारे जो पार्टी जो है उनको नुकसान हो। हम नहीं चाहते कि हमारी जो साथ पार्टी है, लेकिन उन्होंने इशारा नहीं किया कि हमारे साथ पार्टी कौन है, लेकिन दुश्मन पार्टी का इशारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ ही है। और उन्होंने कहा कि हम अपनी उसी सीट से कैंडिडेट खड़ा करेंगे जहां हमें जीत की संभावना है। उस बारे में उन्होंने बारामूला सीट की बात की थी। कल ही उनकी जो अपनी पार्टी का जो कमेटी थी, उन्होंने खुद सजाद लोन को कैंडिडेट डिक्लेयर किया था वहां के लिए, बारामूला सीट के लिए, और यही सी बात पे दावा कर रहे हैं कि बारामूला की जो सीट है उस पे चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इन्हें सपोर्ट करती है या इनको वहां पे अकेला लड़ना है, अपनी पार्टी के साथ करना है। लेकिन यह बात दूसरी तरफ से आ गई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कह दिया है कि हम जम्मू की 2 सीटें छोड़ देंगे और कश्मीर की 3 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस किस तरफ जाती है ये बहुत बड़ी बात, देखने वाली बात है, क्योंकि उसके बाद 2 ही जम्मू की सीटें बची हैं। 2 सीटें, एक जम्मू की और दूसरी उधमपुर डोडा की। उन सीटों पे वो कौन किस कैंडिडेट को खड़ा कर सकते हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि अनंतनाग वाली जो अनंतनाग रजौरी की सीट है उस पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना दावा ठोक दिया। 2 श्रीनगर वाली, तीसरी रजौरी अनंतनाग की सीट पे कांग्रेस के पास 2 सीटों का ही रहा है। वो ये दोनों सीटों में वो चुनाव लड़ेगी, या लद्दाख में एक सीट उसके पास है, लद्दाख से चुनाव लड़ सकती है। ये बड़ा ही एक रोचक सीन सामने आ रहा है, क्योंकि सभी अपनी अपनी पार्टी यहाँ पे समझ रहे हैं कि हम जीत सकते हैं, जीत की संभावना है, अपने कैंडिडेट खड़े किए जा रही है। अब एनडीए के साथ और इंडिया के साथ इनके गठबंधन कहां तक जाते हैं, क्योंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस को हमेशा भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी कहा जाता था। क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पे साजिद लोन का वहां पे सपोर्ट करेगी या किसी दूसरे कैंडिडेट को खड़ा करेगी या अपने ही कैंडिडेट को वहां पे खड़ा करेगी? ये देखने वाली बात है। ये बड़ा रोचक होगा, 1-2 दिन में ये चीज सामने आ जाएगी। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। पार्टी में पहाड़ियों से लेकर विपक्षी दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। ये बात बुधवार को मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष हकीम रुहुल्ला गाजी ने कही। कार्यक्रम में पद्मश्री गुलाम अहमद मीर भाजपा में शामिल हुए, जिनका पार्टी नेताओं ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि गुलाम अहमद मीर के पार्टी में शामिल होने से भाजपा को गति मिली है। पिछले महीने कश्मीर में से बड़ी संख्या में लोग भाजपा में शामिल हुए हैं। जिला अध्यक्ष गाजी ने बढ़ते समर्थन पर संतोष व्यक्त किया और घाटी में बदलते कश्मीर की एक मिसाल तक देखने को मिली, जब कट्टरपंथ का सहारा लेने वालों में से एक सिराजुद्दीन ने मुख्यधारा का रुख किया। लाम त्राल के सिराजुद्दीन, जो कभी हैदरपुरा में
प्रतिबंधित सैयद अली शाह गिलानी के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कार्यालय में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करते थे। बुधवार को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। उन्हें अलगाववादी राजनीति की निरर्थकता का एहसास हुआ है और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन, दृष्टिकोण और स्वच्छ राजनीति से प्रेरित हुए हैं। अल्ताफ ने कहा कि ये बदलते कश्मीर की एक मिसाल है जहां कट्टरपंथी लोग उस विचारधारा को नकारते हुए मुख्यधारा का रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भी एहसास हो गया है कि कश्मीर के विकास और प्रगति के लिए मुख्यधारा एकमात्र रास्ता है। गुलाम मोहम्मद मीर का पार्टी में स्वागत किया गया। उन्होंने नए सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से लोगों की संतुष्टि को दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख के मुद्दों पर बनाई गई सब कमेटी की अगली बैठक 4 मार्च को बुलाई है। वार्ता में सुझाव देने के लिए दोनों पक्षों के कानूनी विशेषज्ञों के भाग लेने की संभावना है। कानूनी विशेषज्ञ छठी अनुसूची के कुछ प्रावधानों के कार्यान्वयन को लेकर अपनी राय मीटिंग में रखेंगे। सब कमेटी की पहली बैठक 24 फरवरी को हुई थी और इसमें केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के अलावा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले अपेक्स बॉडी के 3 सदस्य सहित कमेटी के सभी सदस्यों ने भाग लिया था। बैठक में लद्दाख प्रशासन की ओर से उपराज्यपाल लद्दाख के सलाहकार डॉक्टर पवन कोतवाल शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि केंद्र लद्दाख के प्रमुख मुद्दों को शीघ्रता से हल करने का इच्छुक है। 4 मार्च को गृह मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठक लगभग 3 महीनों में LAB और KDA प्रतिनिधियों के साथ चौथी बैठक होगी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की 2 बैठकें 4 दिसंबर और 19 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित की गईं, जबकि उप समिति की बैठक 24 फरवरी को हुई थी। सूत्रों के अनुसार केंद्र जिस तत्परता से LAB KDA नेतृत्व के साथ विभिन्न दौर की बैठक कर रहा है वह लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में उसकी गंभीरता को दर्शाता है। आगामी बैठक के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों पक्ष अगली बैठक में कानूनी प्रस्ताव लेकर आएंगे। LAB और KDA के पास अपने स्वयं के कानूनी विशेषज्ञ होंगे, जबकि MHA पक्ष के पास अपने स्वयं के होंगे। कानूनी मदद का उद्देश्य छठी अनुसूची की स्थिति के कुछ प्रावधानों में कार्यान्वयन पर तरीकों और साधनों का सुझाव देना है, जिससे लद्दाख वासियों के मुद्दों का हल हो सके। पहली सब कमेटी की बैठक में राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची की स्थिति और लद्दाख के लिए लोक सेवा आयोग के गठन सहित LAB और KDA के 3 मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई। उप समिति में ले अपेक्स बॉडी के युप्स्तांग शेवांग, शेरिंग दोरजे उर्फ लारलुकुक और नवांग रिंगसिंग जोरा, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से कमर अली अखून, असगर अली करबलाई और सज्जाद हुसैन उर्फ सज्जाद कारगिली शामिल थे। प्रासंगिक रूप से LAB और KDA ने MHA के समक्ष 4 सूची एजेंडा प्रस्तुत किया, जिसमें राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची, समर्पित PSC और लद्दाख के लिए 2 संसदीय सीटें शामिल थीं। वर्तमान में LAB और KDA लद्दाख के लिए 2 सीटों की अपनी चौथी मांग पर जोर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि संसदीय सीटों पर रोक के कारण इसे 2026 से पहले पूरा नहीं किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 संसदीय सीटों के बंटवारे पर मार्च के पहले सप्ताह में स्थिति साफ हो जाएगी। ये जानकारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने दी। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर अभी आंतरिक बातचीत हुई है। पहले सप्ताह तक इस बातचीत को अंतिम रूप देकर आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। अभी चर्चा जारी है। विकार रसूल ने कहा कि गठबंधन सभी पार्टियां सहयोगी उम्मीदवारों के समर्थन के लिए चुनाव में सहयोग करेंगी, जिससे कि भाजपा को करारी शिकस्त दी जाएगी और उसे सत्ता से बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही लोकसभा के उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया जाएगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इंडिया अलायंस के 3-2-1 फार्मूला तय होने की संभावना है। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने इशारा दिया था कि कांग्रेस घाटी में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया अलायंस के सहयोगी राजनीतिक दलों, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP शामिल है, से सीट शेयरिंग पर विचार विमर्श कर रही है। सूत्रों के अनुसार इंडिया अलायंस के सहयोगी राजनीतिक दलों के प्रदेश में प्रमुख रूप से कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP शामिल हैं। इनके बीच
3-2 का 1 फार्मूला होने की काफ़ी संभावना है, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, कांग्रेस 2 और पीडीपी 1 लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए चुनावी रण में नजर बना सकती है। नेका उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया ब्लॉक का गठन आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा की सीटें कम करने के लिए किया गया है, न कि अपने गठबंधन सहयोगियों की। उन्होंने कहा कि पार्टी पिछले आम चुनाव में कश्मीर में अपनी जीती हुई 3 सीटों में से किसी को भी आत्मसमर्पण नहीं करेगी, लेकिन नेका ने स्पष्ट किया है कि केवल उन सीटों पर बंटवारे की चर्चा होगी जो भाजपा के पास हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुल 6 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें संभावित तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पकड़ वाली 3 सीटें हैं, जिनमें श्रीनगर, बारामूला और लद्दाख शामिल हैं। जम्मू संभाग में 2 लोकसभा सीटें कांग्रेस की पकड़ नेका और पीडीपी से ज्यादा है, जिस कारण कांग्रेस संभावित तौर पर इन दोनों सीटों में से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। दक्षिण कश्मीर अनंतनाग लोकसभा सीट पर महबूबा मुफ्ती की पीडीपी की पकड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस से अधिक है और सीट शेयरिंग में इसका महबूबा मुफ्ती को दिया जाना तय है। हालांकि अभी इन सब को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। कश्मीर संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा 2 सीट और लद्दाख वाली 1 सीट पर संभावित तौर पर ये नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार बनकर सामने आ सकते हैं। श्रीनगर से उमर अब्दुल्ला, उत्तरी कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा और शिया नेता आगा रुहल्ला और लद्दाख से सज्जाद करगिली हो सकते हैं। दक्षिण कश्मीर की सीट से संभावित तौर पर महबूबा मुफ्ती खुद चुनाव लड़ेगी, जबकि सूत्रों का यह भी कहना है कि गुज्जर बकरवाल नेता मियां अल्ताफ महबूबा मुफ्ती को समर्थन देंगे। इस बीच सज्जाद गनी लोन की जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस ने भी उत्तरी कश्मीर के बारामूला सीट के लिए पार्टी अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन के नाम की घोषणा की है और पार्टी का कहना है कि पार्टी कश्मीर संभाग में स्थित 2 अन्य सीटों की घोषणा जल्द करेगी। हालांकि पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वे जम्मू संभाग से चुनाव नहीं, ताकि वोट ना बढ़ जाए। हालांकि अपनी पार्टी पीटीपी से अलग हुए एक अन्य नेता रफी मीर को दक्षिण कश्मीर से चुनावी रण में उतार सकती है। यूपी में भी अखिलेश जी के साथ हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, आम आदमी पार्टी के साथ भी हुआ और जम्मू कश्मीर में भी आप अच्छी खबर सुनेंगे कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने सीट शेयरिंग आने वाले दिनों में की और हम इलेक्शन में ज्वाइंटली लड़ेंगे, दम से लड़ेंगे और क्लीन स्वीप करेंगे इस इलेक्शन। लाभ मुद्दों की बूछाड़ है हमारे पास, मुद्दों से बड़े मुद्दे हैं। आप बोलोगे क्या बीजेपी ने क्या दिया? मुद्दे ही मुद्दे हैं। बोलिए जनाब, क्या है आपका? नहीं है, सब बातें इंटरनल है, अभी तक फाइनल कुछ नहीं हुआ है। इस हफ्ते में जो है फर्स्ट वीक, कल से फर्स्ट वीक शुरू हो जाएगा, 1 मार्च। अगले इसी हफ्ते में 1 से 7 तक आपको रिजल्ट सामने आएगा और इसी अगले हफ्ते में इंडिया अलायंस का सीट शेयरिंग फाइनल होगा, तब आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर सामने आ जाएगा। इतना हमारे लोगों को डिच करने के बाद, हमारी स्टेट का स्टेटस छीनने के बाद, हमारा स्पेशल स्टेटस छीनने के बाद, हमारे लोगों को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक हिसाब से बेइज्जत करने के बाद, वो मंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि हम यहां से सीट जीतेंगे। मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम इतना नीचे जाके उनको सीट देंगे। मुझे लगता है इस इलेक्शन में बीजेपी को करारा जवाब मिलेगा, ऐसी शिकस्त मिलेगी जो उनको अगले 50 साल वो शिकस्त याद रहेगी। इलेक्शन है, वो कभी 400 पार बोलते हैं, कभी 50 पार बोलते हैं, क्लेम करने में कुछ नहीं है। लोगों का मन बन गया। आपने देखा जम्मू में मोदी जी का जलसा हुआ, वीएलडब्ल्यू, चौकीदार, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, एक मुलाजिम उनकी ट्रेनिंग सेंटर से पुलिस वाले सिविल में लाए गए, कोई मुलाजिम नहीं छोड़ा गया, क्योंकि इनको अपनी जमीन का पता चल चुका है। ये अपनी पावर यूज करके मुलाजमों को लाते हैं। अभी जो आप जलसा देखेंगे 7 को, अगर आपकी प्रेस वालों में हिम्मत होगी वहां लोगों को इंटरव्यू लेना, आप देख लेना। आधे क्या 80% में दावे से कहता हूं, वो 80% लोग मुलाजिम होंगे, डीलर होंगे, चौकीदार होंगे, नंबरदार होंगे, जो जबरदस्ती सरकारी पैसा लगा के लाए गए।
जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में आज यूथ कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन हुआ। सूचना और जनसंपर्क विभाग ने इसकी तैयारी की थी। युवा सम्मेलन युवा सशक्तिकरण और उनकी उपलब्धियों पर एक जीवंत उत्सव था, जिसमें सभी प्रेरणा हासिल कर सकते थे। जम्मू कश्मीर यूथ कॉन्क्लेव का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना था, ताकि उनसे प्रेरणा लेकर अन्य युवा भी अपने सपनों को पंख दे सकें और दूर क्षितिज तक लंबी उड़ान भर सकें। इस दौरान रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर की नामी कंपनियां पहुंची और रोजगार पाने के इच्छुक युवाओं से साक्षात्कार किया। इसके साथ ही सम्मेलन में इंस्पायर जोन, जेन जेड सीजन 2, द बिट्स ऑफ J&K सीजन 2, जम्मू कश्मीर के फिल्म पारिस्थितिक तंत्र पर पैनल चर्चा का आयोजन भी हुआ। ये सभी कार्यक्रम युवाओं को नई जानकारियों से लबरेज करने और उनमें नई ऊर्जा बनने के लिए किया गया था। इसमें प्रदेश के युवाओं की विविध प्रतिभाओं और क्षमताओं की झलक देखने को मिली। जम्मू कश्मीर में फिल्म क्षेत्र में युवाओं के लिए उपलब्ध अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए होने वाली पैनल चर्चा संभावित करियर मार्गों और व्यक्तिगत व व्यावसायिक विकास के कार्यों को उन्होंने रोशन किया। इसके साथ ही स्थानीय कलाकारों और प्रसिद्ध गायिका ज्योति नूरा ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। J&K यूथ कॉन्क्लेव बीट्स ऑफ J&K सीजन 2 के लॉन्च के रूप में भी काम करेगा। ये गायन शो जम्मू कश्मीर के महत्वाकांक्षी युवा गायकों को एक बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करता है। इससे स्थानीय संस्कृति और भाषाओं को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा कॉन्क्लेव में एक टॉक शो इंस्पायर जेन जेड सीजन 2 लॉन्च हुआ, जहां जम्मू कश्मीर के बदलाव लाने वाले लोग अपनी प्रेरणादायक सफलता की कहानियां उन्होंने साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रस्तावित कश्मीर दौरे के दौरान देश भर के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से सीधा संवाद कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले प्रधानमंत्री के कश्मीर में प्रस्तावित दौरे के दौरान वह लाभार्थियों से भी बातचीत कर उनके अनुभव सुनेंगे। सूत्रों ने बताया कि अपने दौरे के दौरान वह या तो कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम कर सकते हैं या फिर अनंतनाग में रैली। हालांकि उनका अभी विस्तृत कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। कार्यक्रम अगले कुछ दिनों में तय किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वह जम्मू कश्मीर के साथ ही देश भर की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद कर उनका अनुभव साझा करेंगे। साथ ही सरकारी योजना कितनी मददगार हो रही है, इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी वह अनुभव साझा करने के साथ ही उनके जीवन में आए बदलाव की कहानी सुन सकते हैं। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला कश्मीर दौरा होगा। ज्ञात हो कि इससे पहले वह 20 फरवरी को जम्मू में रैली कर चुके हैं, जहां उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए की सौगात दी थी। साथ ही 5 लाभार्थियों से बात भी की थी। लगभग 1,500 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे थे। जम्मू शहर के बेली चराना में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने को लेकर तनाव की स्थिति बन गई है। ऐसे में लोगों को समझाने के लिए जिला प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे, साथ ही किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए मौके पर पुलिस और ITBP के जवानों की तैनाती भी की गई। बताया जा रहा है कि बेली चराना में सड़क के साथ जम्मू विकास प्राधिकरण की भूमि पर अवैध धार्मिक इमारत बनाई गई है। इस पर एक मंजिल के निर्माण को लेकर कार्य जारी है। इसी बीच प्रशासन की टीम इसे हटाने के लिए पहुंची। इसका कुछ लोगों ने विरोध जताया। लोगों को समझाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए हैं। जम्मू संभाग के जिला पुंछ में गुरुवार को दुर्घटनावश गोली चलने से एक सैनिक घायल हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जवान के बाएं पैर में इससे चोट लगी है। उसे तुरंत इलाज के लिए नजदीक की अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में गलती से राइफल के चल जाने से सैनिक के बाएं पैर में चोट लग गई। सैनिक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।